करते हैं आपका 9th क्लास का चैप्टर नंबर 11। ठीक है, 11 सबक है आपका एक पौधा और घास। ये आपकी नज़्म है। तो इसको पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि इस नज़्म को लिखा किसने है, यानी इसके शायर कौन है। तो चलिए पहले शायर के बारे में पढ़ेंगे, फिर नज़्म को पढ़ेंगे, फिर सवाल जवाब देख के वीडियो को फिनिश करेंगे। इससे पहले की सारी वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं, बाकी की भी जल्द से जल्द इंशाल्लाह कर दूंगी। तो आप लोग फटाफट देख लेंगे, एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे अच्छे से। अब आपके एग्ज़ाम्स करीब हैं तो सबको मेरी तरफ से एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले राइटर को पढ़ेंगे, यानी इसके जो पोइट है, शायर। तो अब इसको किसने लिखा है? इनको लिखा है इस्माइल मेरठी ने। ठीक है, ये इनकी तस्वीर है। यहाँ आपको देखिए लिखा है 1844 में ये पैदा हुए थे और 1917 में इनका इंतकाल हो गया था। अगर आप इस्माइल मेरठी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप नेट पर डालेंगे इस्माइल मेरठी, वो वैसे ही आपके सामने उनकी सारी प्रोफाइल आ जाएगी, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, फ़िलहाल हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए लिखा है इस्माइल मेरठी का नाम, इस्माइल मतलब उनका नाम क्या था? मोहम्मद इस्माइल। ठीक है, और इस्माइल उनका तखल्लुस था, क्योंकि मेरठ में पैदा हुए थे इसलिए मेरठी उनके नाम के आगे लगाया जाता था। उस दौर के रिवाज के मुताबिक उन्होंने इब्तिदाई तालीम घर पर ही हासिल की थी। मेरठ के आलिम रहीम बेग से फ़ारसी ज़बान की आला तालीम पाई, यानी कि पहले का रवाज यही हुआ करता था कि जो भी तालीम है, जो भी स्टडी है, बेसिक स्टडीज़ जो हुआ करती थी वो हम लोग घर पे ही लिया करते थे, है ना। और जब हायर एजुकेशन हुआ करती थी उसके लिए बाहर भेजा जाता था बच्चों को। आगे बताते हैं कि अंग्रेज़ी ज़बान में भी महारत हासिल करके उन्होंने क्या करा? इंजीनियरिंग कोर्स पास कर लिया था। ठीक है, यानी उनको इंजीनियरिंग जो थे वो क्लियर हो गए थे। कौम के बच्चों की तालीम में दिलचस्पी की वजह से उन्होंने मौल्लिमा का पेशा इख्तियार किया, यानी मौल्लिमी का पेशा इख्तियार किया, यानी टीचर बन गए। अपने अहदे पर जो उनका ओहदा था, अपने अहद के अहम शायरों, यानी उनके अहद के जो बाकी शायर थे उनके जैसे हम शायर भी कह सकते हैं और हाली और शिबली अदीब भी हैं, है ना। तो हम अदीब भी कह सकते हैं, बल्कि नक्काद भी हैं। तो आप जो चाहें वो कह सकते हैं यहाँ पे फ़िलहाल। तो लिखा है अपने अहद के अहम शायरों जैसे मिसाल हाली शिबली की तरह मौलवी इस्माइल मेरठी ने भी अपनी शायरी को बड़ों और बच्चों दोनों के लिए तालीम और तरबियत का ज़रिया बनाया और दरसी किताबें भी लिखी। दरसी किताबों का मतलब क्या होता है? आपकी टेक्स्ट बुक, है ना, जो आपकी सिलेबस की बुक्स होती है, जो आपके स्कूल में भी लगती हैं, लिखी। उन्होंने सादा और सलीस उर्दू ज़बान का इस्तेमाल किया, यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी ज़बान इस्तेमाल करी। में उर्दू सिखाने के साथ साथ उन किताबों में अखलाक़ी मौज़ूआत को भी इसी खूबी से शामिल किया कि पढ़ने वाले तालीम के साथ साथ तरबियत के ज़ीवर से भी आरास्ता हो सके। ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि उन्होंने अपनी बुक्स को इस तरह से लिखा, इस तरह से उसका पैटर्न बनाया कि जो इंसान उसे पढ़े, ये नहीं है कि सिर्फ वो उससे पढ़ के मज़ा करे और आगे निकल जाए, नहीं, उसे सीखे, उसको सीख मिले, मॉरल एजुकेशन मिले, है ना, कि उसे समझ में आए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है ना। इस्माइल मेरठी ने ऐसी नज़में लिखी जो सिर्फ बच्चों के लिए है और हर अहद में उनकी मानियत और अफादियत बरकरार रही है। ठीक है, यानी उनकी जो फेमस है, जो उनकी प्रॉपर्टी मतलब फेमस है, वो जो बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा बरकरार रही है, यानी हमेशा कायम रही है और आगे भी रहेगी। और उनका जो कलाम है, यानी उनकी जो एक किताब है मोटी सी, जिसको हम कुलियात इस्माइल के नाम से जानते हैं, वो शाया हो चुकी है, यानी पब्लिश्ड हो चुकी है, सबके सामने है। ठीक, आपको लाइब्रेरी वगैरह में मिल जाएगी। चलिए अब हम लोग इनकी लिखी हुई नज़्म को पढ़ते हैं। आज की हमारी नज़्म में एक पौधा और घास। इत्तिफाकन एक पौधा और घास बाग में दोनों खड़े थे पास पास, यानी इत्तिफाक से, अचानक से ऐसा हुआ कि एक बाग में आपका पौधा यानी पेड़ है ना, पेड़ की जो छोटा होता है ना, बेबी प्लांट, वो और घास दोनों बाग में पास पास खड़े थे। घास कहती है कि ए मेरे रफ़ीक, क्या अनोखा इस जहाँ का है तरीक़। यानी अब घास बोली पेड़ से कि ए मेरे दोस्त, रफ़ीक माने दोस्त, ए मेरे प्यारे दोस्त, क्या अनोखा इस जहाँ का तरीक़ा है। तरीक़ माने तरीक़ा, है ना। शायरी की वजह से हम कुछ वर्ड्स को पूरा, कुछ वर्ड्स को आधा और कुछ वर्ड्स को हटा भी देते हैं वज़न की वजह से। ठीक है, तो कहते हैं ये कि ए मेरे प्यारे दोस्त, इस दुनिया का कितना निराला निज़ाम है, कितना अनोखा तरीक़ा है हमारी और तुम्हारी एक ज़ात, एक कुदरत से है दोनों की हयात। यानी अब क्या कहती है? अब कहती है घास कि हम और तुम
दोनों की ज़ात सेम है, यानी दोनों ज़मीन से निकले हैं, दोनों पेड़ हैं, है ना, दोनों पौधे हैं, दोनों हरे हैं। और एक कुदरत से हम दोनों की हयात, यानी हयात माने ज़िंदगी, कुदरत माने नेचर, यानी एक ही तरीके से एक ही कुदरत से हम दोनों की ज़िंदगी भी है। मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी, वास्ते दोनों के यकसा है बनी, यानी हम दोनों के लिए भाई मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी, यही तुमको भी चाहिए और यही हमको भी चाहिए। वास्ते माने हम दोनों के लिए, यकसा माने होता है एक जैसा। हम दोनों के लिए सब कुछ कॉमन है, कोई भी चीज़ अलग नहीं है। तुझ पे लेकिन है इनायत की नज़र, यानी तुझ पे सबकी इनायत की नज़र है, सब तुझे प्यार से देखते हैं, मोहब्बत से देखते हैं। फेंक देते हैं मुझे जड़ से खोद कर, यानी तुझको तो बड़े प्यार और मोहब्बत से रखते हैं, उल्फत से रखते हैं, और जैसे ही मैं निकलती हूँ मुझे सब उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो गर्ज यहाँ पे आपका पेड़ जो है, पेड़ से घास बात कर रही है ना। और आपने भी देखा होगा कि जब भी कोई खेती बाड़ी हो रही होती है या कुछ भी इस तरह से बाग या बागीचे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो घास होती है उसको जनरली लोग उखाड़ देते हैं। आप नोबिता डोरेमोन में भी देखते हैं, उनकी मम्मा कहती है बैकयार्ड में जो घास निकली है उसे साफ़ करके आओ। निंजा हथौड़ी में भी कहते हैं ना। तो क्या मतलब है कि घास को सब नोच के फेंक देते हैं, लेकिन जो पेड़ है उसको लगा के रखते हैं, पानी देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो यही घास जो है वो पेड़ से कंप्लेन कर रही है, अपना दुखड़ा सुना रही है, रो रही है वो, है ना। कौन देता है मुझे यहाँ फलने, यानी कौन ऐसा है जो मुझे यहाँ फलने देता है ना। फलने देता है यानी बड़ा होने देता है, ठीक है। खा लिया घोड़े गधे या बैल ने, यानी मुझे कोई नहीं बढ़ने देता। अगर मैं बड़ी हो जाती हूँ तो फिर क्या होता है, घोड़ा गधा या कोई भी बैल या बकरी ये आके मुझे खा जाती हैं। तुझ पे मुंह डाले जो कोई जानवर, उसकी ली जाती है डंडे से खबर, यानी अगर तुझ पे कोई जानवर आके मुंह डाले, यानी तुझे कोई जानवर खाने की कोशिश करे, तो उसके डंडे से खबर ली जाती है, यानी उसकी पिटाई की जाती है। चाहते हैं तुझको सब करते हैं प्यार, यानी तुझे सब चाहते हैं, सब तुझको प्यार करते हैं। कुछ पता है इसका बता ए दोस्तदार, यानी इसका क्या पता है, यानी मतलब इसकी क्या वजह है। अगर ए मेरे प्यारे दोस्त, अगर तुझे इसके बारे में कुछ भी पता है ना, तो प्लीज़ मुझे बताओ कि ऐसा क्या है जो सब तुम्हें इतनी मोहब्बत से देखते हैं और मुझे इस तरह से उखाड़ कर फेंक देते हैं। इससे पौधे ने कहा यूँ सर हिला, यानी अब उससे पौधा क्या बोला, सर हिला के, घास सब बेजा है तेरा गिला, यानी कि ये जो तेरा गिला है ना ये सब बेकार है, बेसबब है, इस गिले का कोई वजह नहीं। गिला माने शिकवा, शिकायत है ना। तू जो शिकवा शिकायत मुझसे कर रही है ना, जो तू ये रो रही है, ये सब बेकार है, इसका कोई वजह नहीं है। क्यों, अब आगे बताता है, मुझ में और तुझ में नहीं कुछ भी तमीज़, यानी तुझ में और मुझ में कोई भी फ़र्क नहीं है। तमीज़ का मतलब फ़र्क है ना, फे रे और काफ, फ़र्क, यानी तुझ में और मुझ में किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं है, हम दोनों सेम है। सही बात है, हमारा खाना पीना रहना सहना सब सेम है, कोई फ़र्क नहीं है हम दोनों में। लेकिन जो एक बहुत बड़ा फ़र्क है वो ये है कि सिर्फ साया और मेवा है अजीज़, यानी ये जो इंसान है ये बहुत मतलब परस्त है। इनको पेड़ जो है वो साया देता है, और मेवा, मेवा माने फल सब्जी है ना, जो भी चीज़ उससे निकलती है। अजीज़ माने होता है चहीता, पसंद, ठीक। तो क्या कहते हैं कि जो तुम साया देते हो, मतलब जो मैं साया देता हूँ, जो मैं फल देता हूँ, वो इनको अजीज़ है। क्यों, क्योंकि घास हमें ना तो फल देती है और ना ही साया देती है। फ़ायदा एक रोज़ मुझसे पाएंगे, साए में बैठेंगे और फल खाएंगे, यानी ये मुझसे एक दिन फ़ायदा उठाएंगे, मैं इनको फ़ायदा दूंगा। क्या फ़ायदा दूंगा कि मेरे साए में बैठ के आराम करेंगे और मेरे द्वारा दिए गए फलों को खाएंगे, जो मैं फल निकालूंगा उनको ये खाएंगे। है यहाँ इज़्ज़त का सेहरा उसके सर, जिससे पहुँचे नफ़ा सबको बेशतर, यानी कि नफ़ा माने होता है फ़ायदा, बेशतर माने ज़्यादातर, ठीक है। यानी इज़्ज़त का सेहरा, यानी इज़्ज़त के लायक वही इंसान है, वही चीज़ जो भी इंसान, क्योंकि इंसान आज का बहुत सेल्फिश है, तो ये सिर्फ उसकी ही इज़्ज़त करता है जो इसके काम आए। अब यहाँ देखिए आपको मुश्किल सवाल जवाब दिए गए हैं। इत्तिफ़ाक़न, इत्तिफ़ाक़न का मतलब होता है, लफ्ज़ मायने है इत्तिफ़ाक़ से बग़ैर इरादा किए अगर मिल जाए, है ना। रफ़ीक़ माने दोस्त या साथी, तरीक़, तरीक़ माने तरीक़ा, हयात माने ज़िंदगी, यकसा माने एक जैसा, इनायत माने मेहरबानी, दोस्तदार माने दोस्ती रखने वाला, दोस्त रखने वाला, है ना। बेजा माने गलत, जिसकी कोई वजह ना हो, है ना। बेवजह, गिला, गिला माने शिकायत, अभी मैंने आपको बताया है।
तमीज़ माने फ़र्क, अजीज़ माने प्यारा, नफ़ा माने फ़ायदा, बेशतर माने ज़्यादातर या कसरत से। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गए सारे लफ्ज़ मायने, इन्हें आप याद करेंगे। आगे देखिए ये लिखा है, ये एक ड्रामाई नज़म है। ड्रामाई नज़म माने एक तरह से ड्रामे के तौर पे बातें हो रही हैं, ये है ना। शायर ने घास और पौधे को किरदार बनाकर उनकी गुफ्तगू पेश की है। असलियत में पेड़ और घास कभी ऐसी बात नहीं कर सकते, है ना। शायर यहाँ पे अपने दिल की बात कहना चाह रहा है इनके थ्रू, यानी इंसान सिर्फ उसको ही पसंद करता है, इंसान सिर्फ उससे ही हंसता बोलता है, उससे ही जाके मिलता है जिससे उसको फ़ायदा पहुँचे। जिस इंसान से उसे लगेगा ना कि इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, वो उससे बात तक नहीं करेगा, है ना। इसी को ड्रामाई हयात कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किरदार है। दुनिया में सब बराबर है, लेकिन अमल और इल्म और नतीजे से वक़ार या मर्तबे से ज़ाती कमी होती ही जाती है। ठीक है, नज़्म में पौधे को ज़्यादा इज़्ज़त मिली है, क्यों? क्योंकि उससे फ़ायदा मिलता है, और घास को इसलिए कम इज़्ज़त मिली है क्योंकि वो इतनी मतलब उसके लायक नहीं है। अब यहाँ आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। नज़्म में घास ने पौधे से क्या कहा, पौधे पर इनायत की नज़र क्यों है ना। पौधे ने घास की शिकायत को भेजा क्यों कहा है, दुनिया में इज़्ज़त का सेहरा किसके सर बनता है। तो ये सब आपके क्वेश्चन आंसर है, इनको पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आपको अमली काम भी दिया गया है, इसको करेंगे। चलिए, तो ये सब आंसर शीट में देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन लिखा है, नज़्म में घास ने पौधे से क्या कहा। तो अब इसका जवाब देखेंगे। घास ने पौधे से कहा कि हम एक ही बाग में एक साथ पैदा हुए हैं, मिट्टी, पानी, हवा, रोशनी सब हम साथ में लेते हैं, लेकिन फिर भी लोग मुझे जड़ से उखाड़ फेंक देते हैं और तुमको रहने देते हैं, है ना। तुम्हारा ख्याल करते हैं और मुझे घोड़े, गधे, बैल को खिलाते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, पौधे पर इनायत की नज़र होने से क्या मुराद है। तो इसका मुराद ये है कि पौधे को घास की तरह जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंका जाता है, उसकी परवाह की जाती है, उसे बड़ा होने दिया जाता है ना। इसके अलावा बड़ा होने दिया जाता है, वो दरख्त बन जाता है पूरी तरह से, उससे लोग साए में बैठते हैं, उसके दिए हुए फलों को खाते हैं। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, पौधे ने घास की शिकायत को बेवजह क्यों कहा। यानी पौधे ने ये क्यों कहा कि तुम्हारी शिकायत बेवजह है, फालतू है। तो इसने इसलिए कहा कि तुम्हारी शिकायत मुनासिब नहीं है, मुझ में और तुम में कोई फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क इतना सा है कि लोग जो है साए और मेवे को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए मैं अजीज़ हूँ और तुम अजीज़ नहीं हो। ठीक है ना, वही चीज़ यहाँ इन्होंने आगे पूरी कर दी है। लास्ट क्वेश्चन में ये कहते हैं, दुनिया में इज़्ज़त का सेहरा किसके सर बनता है। तो दुनिया में इज़्ज़त का सेहरा उसी के सर बनता है जिससे लोगों को फ़ायदा या नफ़ा हो। ठीक है, उसी के साथ इज़्ज़त का सेहरा बनता है। आगे देखिए, आपको इल्मी काम में ये आपको दिया गया था, नीचे लिखे हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। तो ये आप मिसरे मुकम्मल कर लेंगे। आगे आपको यहाँ लिखा है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो इत्तिफ़ाक़न, नफ़ा, तमीज़, बेशतर, रफ़ीक़, ये आपके सारे आप मुहावरों में इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरह से इनसे मिसरे वो बना लेंगे जुमले। इसके अलावा यहाँ लिखा है कि इस नज़्म में जो मुहावरे आए हैं उनको निकालिए। तो इनायत की नज़र, जड़ से खोदना, मुँह डालना, है ना, ख़बर लेना, सेहरा होना, ये आपके मुहावरे, इनको आप लिख लेंगे। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।